बस हो गया, अब तो पढ़ाई कर लो। ठीक है, पॉलिटी बेसिकली व्हाट इज बाय पॉलिटी। देखो पॉलिटी वर्ड ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। पॉलिटी जो है इसका मतलब होता है सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, राइट ना। तो ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिटी। इन वी कैन से। हाँ, लेकिन हमें पॉलिटी से मतलब नहीं है। हमारा सिलेबस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या उसको संविधान। सम मीन्स इक्वल, विधान मीन्स रूल्स, इक्वल रूल्स। बट एक्चुअली हम देखने जाएंगे तो इक्वल रूल्स का ही कोई मीनिंग नहीं होता, राइट ना। अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। क्या, सो देयर आर मेनी लॉ मे बी एग्जिस्ट एट अ प्लेस। एक जगह पे बहुत सारे लॉ हो सकता है, राइट। हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल लॉ होता है। रिलीजियस लॉ होता है, सोशल लॉ, फैमिली लॉ, राइट ना। तो देयर आर मेनी लॉज, ओके, बट ऑल ऑफ देम देयर इज वन सुप्रीम लॉ, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, राइट ना। सुप्रीम लॉ, इससे बढ़ के कोई दूसरा लॉ नहीं होता। क्लियर। सारे लॉ जो है सामने में क्या है, हाँ, बहुत ही नीचे, राइट ना। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। देखो मैंने यहाँ पे लैंड की बात क्यों किया हूँ, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन मे बी ऑफ अ कंट्री, मे बी ऑफ अ स्टेट, और इवन मे बी इंटरनेशनली, राइट ना। संविधान जो है वो इंटरनेशनली हो सकता है, नेशनल हो सकता है, स्टेट वाइज हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन। क्लियर। इसलिए हम लोग यहाँ पे लैंड लिखा, जिस लैंड पे वो इन्फोर्सेबल है, जिस लैंड को एप्लीकेबल है, उस लैंड पे वो लॉ सुप्रीम है। क्लियर, आई बात समझ में। मान लो इंडिविजुअल लॉ, हमारा लॉ क्या कहता है, हर इंसान जो है अपने तरफ से सही करता है, कोई गलत नहीं करता। कोई किसी का मर्डर भी करता है ना, उनके अकॉर्डिंग वो सही किया है। क्लियर, नहीं किया है, नहीं किया, वो उनके अकॉर्डिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग वो गुनाह भी करता है तो क्या है, वो सही ही करता है ना, तभी तो किया है। यस और नो। लेकिन कोई ना कोई तो लॉ होना चाहिए जो मेजर करेगा कि वो क्या किया है, राइट या रॉन्ग। क्लियर। जैसे मान लो रिलीजियस लॉ, रिलीजन जो है बहुत कुछ पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, बहुत चीज जो है अननेसेसरी जो है वो इम्पोज करता है। ट्रिपल तलाक अननेसेसरी इम्पोज करता है हमारे घर में है। रिलीजियस लॉ, बहुत सारे ऐसे धार्मिक नियम कानून है जो अननेसेसरी इम्पोज होता है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, या अगर है भी तो एक्चुअली एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट है, किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। आई बात समझ में। हिंदू में भी बहुत सारे ऐसे लॉ है, छोटे कास्ट के साथ अत्याचार करना, वुमन को जो है घर से बाहर नहीं जाने देना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, राइट ना, रिलीजियस लॉ। लेकिन जो हमारा ये सुप्रीम लॉ है वो बोलता है कि नो, ऑल आर इक्वल। क्या है, जब ट्रिपल तलाक, जाना, जब ट्रिपल तलाक जो है ये लॉ वायलेट कर रहा था राइट टू इक्वालिटी को, किसको, राइट टू इक्वालिटी को, आर्टिकल 14 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 14 इज वायलेटेड बाय ट्रिपल तलाक, सो ट्रिपल तलाक कैन नॉट बी कंटिन्यू। बोला ना, क्योंकि तो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, इसके ऊपर नहीं जा सकता। ये बात समझ में। ऐसा नो। हिंदू में था कि एक इंसान जो है मोर देन वन मैरिज कर सकता है, एक जेंट्स जो है वो 2 3 4 शादी कर सकता है, एक महिला के लिए अधिकार नहीं था, तो हिंदू मैरिज एक्ट ले आया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है। मान लो फैमिली लॉ ही देख लेते हैं, कोई भी मैक्सिमम फैमिली में क्या होता है, लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करता है। क्या करता है, मैक्सिमम फैमिली में लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करता है। अगर लव मैरिज किया तो खा पंचायत बैठाते हैं और डायरेक्टली क्या कर देते हैं, मार देते हैं, राइट ना। लेकिन संविधान के अगेंस्ट है वो। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर फ्री। वो फ्री है, उनकी चॉइसेस जो है ना अपने बेसिस पे लेंगे, इंडिपेंडेंट है, राइट ना। तो इसके अकॉर्डिंग को क्या मिलता है, प्रोटेक्शन। आई बात समझ में। तो संविधान क्या है, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आई बात समझ में, सिंपल वर्ड में, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द मेनी आर्टिकल्स, many parts, many schedules, which mentions the rules and regulations which are necessary for the governing the people of the land.
उस जगह के लोगों को गवर्न करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसमें जो जितने भी रूल्स दिया हुआ है, राइट ना, वो जरूरी होता है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। इवन इट प्रोवाइड सम बेसिक राइट टू द पीपल, ये लोगों को कुछ अधिकार देता है। क्या देता है? लोगों को कुछ अधिकार देता है। और इवन कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑल्सो, ये गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता है। क्लियर? यही है क्या? संविधान। आई बात समझ में? ऐसा नो? ठीक। In this world there are two types of the constitution. कितने टाइप के हैं? दो टाइप के संविधान है। क्या क्या? एक रिटन है, दूसरा क्या है? अनरिटन है। अब रिटन का मीनिंग क्या होता है? अनरिटन मीन्स न लिखा हुआ। जैसे यूके है, ब्रिटेन। ब्रिटेन सबसे पहले टाइप जो टाइप राइटिंग मशीन होता है वो कौन बनाया है? ब्रिटेन ने बनाया। क्या उसके पास टाइप राइटिंग नहीं था जो लिख सकता है? टाइपिस्ट नहीं था। उनके पास क्या? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बोलना कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा और अनरिटन जो है वो नहीं लिखा होगा, आई बात समझ में? ये गलत है। क्या ये गलत है? बोथ आर रिटन डॉक्यूमेंट्स। दोनों क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट्स। ओके, वो भी रिटन है और ये भी रिटन है। तो एक्चुअली इसको हम रिटन क्यों बोलते हैं? इसको हम रिटन क्यों बोलते हैं? आप देखो ये क्या कर रहा है? यॉर्निंग कर रहा है। क्या कर रहा है? यॉर्निंग कर रहा है ना? हेलो, उसके लिए प्लानिंग किया उसने? वो एक्टिविटी करने के लिए प्लानिंग किया? नहीं ना। तो जो बिना प्लानिंग के कोई भी कुछ होता है अनरिटन हो जाएगा। प्लानिंग के साथ होगा, सिस्टमैटिक होगा, स्ट्रक्चर वे में होगा, रिटन हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? क्या समझा? रिटन मतलब प्लानिंग के साथ तो रिटन हो जाएगा और प्लानिंग के साथ नहीं होगा। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे मान लो कि किसी घर में शादी है तो क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, राइट ना। किसी घर में पार्टी है, क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। करेंगे ना? यस और नो? क्या हो जाएगा? रिटर्न। क्या हो जाएगा? रिटर्न। और मान लो कि मोबाइल में फोन आया तो क्या प्लानिंग करेंगे? फोन उठाओ कि उठाओ? खाना बनाने के लिए प्लानिंग करेंगे? नहीं ना। क्या जाएगा? अनरिटन। सिंपल। वही है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which members are elected by the people directly or indirectly, and it is in structured manner, in systematic manner. There a healthy discussion is going on. मतलब बहुत सारे एक्चुअली क्या, इसके लिए एक संस्था बनाया जाता है, उसके मेंबर्स होते हैं, उसमें हेल्दी डिस्कशंस होते हैं। डिस्कशन के बाद जो है ना, फिर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जो है उसमें ऐड करते हैं संविधान में। ये बात समझ में? तो ये क्या होगा? सिस्टमैटिक होगा। इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। इसमें बदलना होगा तो क्या होगा? इसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? वही क्या हो गया? रिटन डॉक्यूमेंट। मतलब क्या? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का संविधान क्या है? रिटन है। वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? यूएसए के पास। किसके पास? आई बात समझ में? इंडिया हैज आल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इट इज इन रिजिड फॉर्म। ये क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड का मतलब इसको इतना इजीली अमेंड नहीं कर सकता, नहीं बदल सकता, नहीं चेंज कर सकता। आई बात समझ में? कॉन्ट्रैरी लिखा हुआ नहीं तो उसमें जो मुंह से बोल रहे हो वही है। जो मुंह पे बोल दिया वही होगा। हाँ हाँ, अगर मान लो मैं वहां पर गया, मैं बोला कि मैं राष्ट्रपति, तो मैं राष्ट्रपति हूँ, ऐसा कुछ भी। इतना लेट क्यों आते? ये भी रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये भी लिखा होता है, राइट ना। लेकिन इसमें क्या है, जब जो रिक्वायरमेंट होगा, जब जो नेसेसरी होगा, जब जहां पे जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है, ऑन द स्पॉट वो लॉ बता देता है, राइट ना। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू यूजेज, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू, समझ में आया ना, पीपल रिक्वायरमेंट।
तो पीपल रिक्वायरमेंट या उस टाइम जो भी जिस टाइम पे जरूरी लगता है कि ये होना चाहिए, आई बात समझ में, विदाउट द हेल्दी डिस्कशन, बिना कोई डिस्कशन के जब मर्जी 1 घंटे के अंदर भी लॉ बनाया जा सकता है। दिस इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, आई बात समझ में। ये रिटन डॉक्यूमेंट है बट स्ट्रक्चर्ड मैनर नहीं है, प्रॉपर मैनर में नहीं है। So it is based on the tradition, custom, uses and requirement. Clear? आज समझ में? हाँ, मतलब जब लॉ बनाना है ऑन द स्पॉट लॉ बना देंगे, राइट ना। ब्रिटेन में अभी तक जो है हजारों बार संविधान को अमेंडमेंट किया जा चुका है। कितने बार? हजारों बार। जबकि अमेरिका में अभी तक सिर्फ 14 बार किया गया है, राइट ना। कितना फर्क है, क्योंकि ये रिजिड है, इसको इतना इजीली। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 105। क्या हुआ है? 105। लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है वो फॉर ओबीसी, किसके लिए? ओके। जीएसटी में जो अमेंडमेंट हुआ है वो 101। कितना? हाँ हाँ, 400। देखो कहाँ पे लिखा है, कैसे? तो कैसे बोल दिया 570 है? 395 करेक्ट है। 468 है। कितने हैं? वैसे 448 ही है, 448 ही है, लेकिन क्या है लोग कुछ और सब आर्टिकल को भी ऐड करके क्या 468 बोल देते हैं। एनीवे, ये समझ में आ गया? चलो, और है ना गणेश दत्त, कौन है गणेश? आवाज जा रही होगी। उनका नहीं आ सकता, लेकिन हमारा जा सकता है ना। हाँ, तो वीडियो में क्या दिख रहा है? हाँ, कौन है? दिलीप कुमार वर्मा। हेलो, चलो आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ, ये कौन न्यू स्टूडेंट है? फर्स्ट में आए हैं। ना प्रॉपर कनेक्टेड है, ना आवाज आ रही है, ना आवाज जा रही है। अरे तो अब ये क्या लेक्चर अटेंड कर रहा है कि मत सो रहा है? ओके, नेक्स्ट लिखिए फिर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखना ही पड़ेगा क्योंकि नोट जो है इसमें सब क्या लिखने वाले में सिलेबस खत्म नहीं हुआ यार, कमाल होता तो सही, सब जानते हैं लेकिन क्या करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर ना। देखो ये संविधान का सबसे पहले डिमांड जो है, ये पढ़ा दो हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ाए हो ना? मॉडर्न बताए हो ना? तो डिमांड क्या था? संविधान के लिए सबसे पहले डिमांड कब किया गया था?
संविधान की नहीं तो 9 दिसंबर 1947 बोलो बोलो बोलो, पढ़ाई लिखा करते नहीं हो, गलत बात। फर्स्ट डिमांड वाज मेड इन द नेहरू रिपोर्ट इन 1928। कब किया गया था? तो पहला डिमांड जो है वो नेहरू रिपोर्ट में 1928 में किया गया था, राइट ना। आईएनसी जो है फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट किया था 1931 में कराची सेशन में, ठीक है। किधर याद है तो फिर याद क्यों नहीं है? कैसे काम चले। चलो लिख लो। फर्स्ट डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1928 इन नेहरू रिपोर्ट, ओके। First demand of constitution was made in 1928 in Nehru report. Clear? Was made in Nehru report 1928. Clear? Simple. पक्का आवाज नहीं जाता हुआ जाने दो, फिर क्या फर्क पड़ता है। 28 खड़ा हो, कोई मतलब ही नहीं। देखो, आईएनसी अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट। आईएनसी मतलब adopted fundamental right in 1931. Right in 1931 ब्रैकेट में कराची सेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। संवैधानिक सभा का विचार। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय M.N. रॉय। ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिंदी में संवैधानिक सभा का विचारधारा M.N. रॉय ने दिया था। मावेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय, ठीक है ना। मावेंद्र लिखना नहीं, M.N. रॉय, ठीक है ना। इन 1934। कब? वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, फाउंडर थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला था कि भारत का संविधान जो बनेगा ना, उसमें इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सभा का आयोजन होना चाहिए और उसमें सारे के सारे मेंबर्स जो है वो इंडियन होना चाहिए, क्योंकि इंडियन जो है इंडियन की स्थिति को समझ सकता है, बाहरी कोई आउटसाइडर नहीं समझ सकता, राइट। इस तरह कॉन्सेप्ट था, ओके। कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया 1935 में और उसको लेके चला, ओके। जी हाँ, कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। एनीवे, आगे हम बढ़ रहे हैं। जो हमारा मेन पॉइंट है वही लिखना है आपको। इन 1945 1946 कैबिनेट मिशन, ये पढ़ाया था, याद होगा। कैबिनेट मिशन consisting of 3 members. Lawrence Patrick, who came now? कौन है? रोजी एंड Yes, sir. आशीष। यस सर। इतना लेट क्यों? Sorry, sir. वो लैपटॉप अपडेट लेने लग गया था, सर, इस वजह से। डॉक्टर लैपटॉप, Yes, sir. ओके। और आशीष? सर ज्वाइन नहीं ले रहा था मैं देखा तो अभी यार नेटवर्क। लेकिन ये बहुत बड़ा ये है ना, मतलब नहीं पहले कहीं साथ में। गुड, कोई बात नहीं, लेकिन क्या लेक्चर थोड़ा बीत गया, ओके। चलिए, हम क्या बता रहे थे आपको?
हाँ, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? क्या नाम था? लॉरेंस। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, राइट ना? याद है कि नहीं पता नहीं। लॉरेंस पैट्रिक। दूसरा का नाम क्या था? एवी अलेक्जेंडर। क्या बताया था? यस और नो? एवी अलेक्जेंडर। थर्ड का नाम क्या था? यही है थर्ड का नाम, स्टैफर्ड क्रिप्स। क्या बताया था ना? तो लिख लीजिए। तो 3 मेंबर्स, लॉरेंस पैट्रिक, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स came India in 1946। कैबिनेट मिशन जिसमें 3 मेंबर्स थे, राइट ना? कौन कौन से? लॉरेंस पैट्रिक, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स। 1946 में। क्लियर? आई बात समझ में? चलो, इंडिया में आने के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बोला कि आप अपना खुद का क्या बनाइए? असेंबली बनाइए। याद करो, मैं पूरा एक्चुअली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी हिस्ट्री में, एक बार देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंडर विच मिशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, तो क्या होगा आंसर? कैबिनेट मिशन। क्लियर? ओके, चलिए। तब जब कैबिनेट मिशन फॉर्म हुआ था, हाँ 1946 में। क्लियर? कब बना था? 1940। 46। ओके, नेक्स्ट चलिए, फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या क्या काम किया? फर्स्ट, नेशनल फ्लैग was adopted on जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, वो 22 जुलाई 1947 को, सॉरी 47 को क्या हुआ था? एडॉप्ट किया गया था। क्या? कब हुआ था? ध्यान, अरे होना भी नहीं चाहिए ध्यान। तो देखो हम लोग क्या कि ज्यादा कुछ याद रखते हैं ना, तो हमारा दिमाग ज्यादा यूज होता है। ओके, और फिर कभी मार्केट में अगर बेचने जाओगे दिमाग को, तो फिर पता है कम पैसा मिलेगा ना, ज्यादा यूज कर लिए नहीं। 9 दिसंबर को तो इसकी पहली बैठक होती है। अच्छा, ऐसा क्या? नेशनल एंथम National anthem and national song were adopted on 24 Jan 1950.
एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह पर काम करता है। वो प्रेसिडेंट है, देखिए प्रेसिडेंट का काम करता है। प्रेसिडेंट है, एक्ट कर रहे हो शॉर्ट पीरियड के लिए बना दिया जाता है। अगर कुछ वैसा होता है पर मैं पढ़ रहा था प्रेसिडेंट के लिए तो ये साइड में लिख रहा था एक्टिंग बहुत सारे 11 नंबर पर ये क्वेश्चन था। एक्टिंग ही तो करता है वो, किसी भी जगह में तो तो लिख लियो। इससे क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, ठीक है ना? हो गया। बताओ कि फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग कब गाया गया था? पहली बात याद रखना कि दोनों नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम पहली बार कलकत्ता में गाया गया था। ओके, और बोलो। तो किसने लिखा है वो बता दो नेशनल सॉन्ग। आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। तो 1896 में गाया गया है पहली बार नेशनल सॉन्ग, और 1911 में गाया गया पहली बार नेशनल एंथम। क्लियर? कलकत्ता सेशन में पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया था। नेशनल सॉन्ग वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चटर्जी। इट वॉज टेकन फ्रॉम द a novel written by चटर्जी साहब in आनंद मठ। क्लियर? आया समझ में? नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर। एक्चुअली इसका सरनेम ठाकुर था, ठीक है, लेकिन वो क्या है, टाइगर 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 रॉयल टाइगर के नाम से ना लिखने के लिए टाइगर, वहां के लोग टाइगर क्या प्रोनाउंस करते हैं, टाइगोर। ठीक है, आई बात समझ में? तो कहीं पे अगर रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखा हुआ तो गलत नहीं है। ओके, ठीक है, चलो। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड इन 1946। कब बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्या होता है पता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था? 1946 में। क्लियर? यस और नो? चलो, इसके कितने मेंबर थे टोटल शुरू में? 389 मेंबर्स। कितने मेंबर्स?
अच्छा है, एक चीज इसके पहले में हम लोग ये कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखे हो। हाँ, एक्चुअली ये पहला जो सिटिंग था, फर्स्ट सिटिंग कब था? Sachidanand Sinha was the senior most member. That is why he was made the temporary chairman of the assembly on 9 December 1946. Clear? He was senior most among all of the members. जितने members थे उसमें सबसे बूढ़े थे कौन? तो क्या बना लिया उसको? टेम्पररी चेयरमैन या एक्टिंग चेयरमैन, ठीक है ना? On 11 December 1946 कौन बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था। दो दिन बाद तो 1947 दिख रहा है ना उसमें, दिख रहा है ना? तो आप थोड़ा सा नहीं, क्या क्या कैमरा को क्या करो। हाँ बस, क्या कर दिए, दिख रहा है? ओके, लिख लिए। तो पहला सिटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। हुआ द चेयरमैन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, राइट ना? 11 दिसंबर को क्या है, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया क्या? चेयरमैन ऑफ द असेंबली। मैं बोल रहा हूँ तो बात कर रहा है। On 30 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। देखो व्हाट इज मीन बाय द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि हमारा संविधान अगर बनेगा तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, राइट ना? उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होगी, राइट ना? वो सब सारे पॉइंट उसमें मेंशन था। और फाइनली इसको असेंबली ने पास किया 22 जनवरी 1947 विद अ न्यू नेम दैट इज कॉल्ड द प्रीएम्बल। क्या उसका प्रस्तावना, क्या?
क्या होता है बताओ, सुनाओ प्रस्तावना। प्रस्तावना बोलो, सुनाओ। बहुत पढ़े स्कूल टाइम में। हाँ नहीं पढ़े हो, हम भारत के लोग, भारत के सभी नहीं पढ़े हो तो फिर याद मैं करूं। टेक्स्ट बुक, हर टेक्स्ट बुक हो, नोटबुक हो, सबके कवर में रहता था, नहीं रहता था लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया इनटू, इसमें है। अरे वही है ना, करवाया तो था, लेकिन हम किए थे क्या। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल शुरू में कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स, याद रखना, क्लियर। ये कितने, 1946 की बात है। अब 390, हाँ 389 मेंबर्स में बेसिकली 296 फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। कहां से थे ये? ब्रिटिश इंडिया से। 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। करेक्ट। ब्रिटिश इंडिया की ब्रिटेन इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। मतलब वो इंडिया जिसपे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। ओके, आप प्रिंसली स्टेट मतलब उस टाइम भी राजाएं होते थे, भले ही ब्रिटिश के अंदर ही काम करना था, लेकिन कुछ ऐसे राज्य था जो उस टाइम एग्जिस्ट था। क्लियर। 292 मेंबर्स उसमें 292 मेंबर्स जो है ना वो किससे था? प्रोविंशियल असेंबली से, राइट ना। आप 4 मेंबर कहां से थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। क्लियर, यस और नो। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान की क्या हो गई? पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान जो है कब हुआ था पार्टीशन? क्या उस पार्टीशन कब हुआ था? 3 जून 1947 को। क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं? 3 जून प्लान या माउंट बेटन प्लान, क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? तो 90 मेंबर्स पाकिस्तान चला गया, तो ये मेंबरशिप रिड्यूस्ड हो गया। कितना हो गया? 299। क्लियर। 299, 290 में से 284 मेंबर्स जो है और संविधान पे हस्ताक्षर किया है। कुछ लोग क्या है उसमें मर भी गए थे। सो इसमें क्या, इसने क्या क्या था? After partition, membership were reduced from 389 to 299. Clear? जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो सब लिखो ना भाई। मैं क्या बोला हूँ, अब जाओगे इसी में रह जाओगे। मैं इसी पढ़ाऊँ पूरा। मैं बताओ कितने पार्टी से, कांग्रेस से कितने मेंबर्स थे, ये सब ठीक है। हाँ, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको फोकस करो। नहीं पूछा, दिखाओ मुझे कहाँ पूछा है। दिखाओ 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 मुझे कहाँ पूछा है आज तक एग्जाम में। हाँ तो ये जो मेन है मैं बता रहा हूँ ना। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दो ही तो मेन है, दो ही तो मेन है। इससे क्या कभी क्वेश्चन पूछता है? ज्यादा नहीं आता है, हाँ 3-4 क्वेश्चन आता है मुश्किल से, 3-4। ओके डन।
हो गया डन। एक चीज आप लोग देख सकते हो कि हमारे संविधान पे कितने लोग साइन किए हैं, 284 मेंबर्स, राइट ना। उसमें से जो एक्चुअली क्या संविधान के हर पार्ट को पास करना पड़ा था मेजॉरिटी ऑफ वोट से, राइट ना। तो 284 मेंबर्स ने इसमें क्या साइन किया, कुछ लोग ने साइन नहीं किया, कुछ लोग तब तक जो है वो टपक गए, सॉरी मर गए थे, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग चले गए थे, कोई जरूरी नहीं, कुछ लोग क्या है बाइकआउट भी किए थे, ओके, ऐसा ऐसा भी है। तो यहाँ पे देखो, लेकिन क्या 24 जन 1952 को सब कुछ कंप्लीट हो गया था। उसी दिन जो है वो संविधान जो है वो एनफोर्स होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ। 26 जन को ही क्यों चुना गया, क्योंकि बताया था 26 जन 1930 को पूर्ण स्वराज जो है, याद करो, राइट ना। इसलिए 2 दिन, हाँ बैक करो ना, बैक करो ना उसको, बैक करो ना, बैक बैक किधर के क्या, अच्छा जा जा जा। मैं क्या लिखा लास्ट में, क्या बोला हूँ कि जब अगर बात करेंगे कि संविधान का एडॉप्शन कब हुआ था, संविधान कब एडॉप्ट किया गया है खुद, तो 26 नवंबर 1949 को, राइट ना। ये बोलेंगे कि संविधान जो है लागू कब हुआ था, एनफोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950। कब, किधर ध्यान रहता है। आया समझ में। अरे यार लो, यूए की नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब अरेबियन कंट्री कर रहे हैं। बकवास है सर, यही सब जो है विचारधारा समझ में आ रहा है, क्या विचार है, क्या इन लोग का थिंकिंग है, थॉट है। क्या प्रॉफिट मोहम्मद पे मतलब डेरिवेटिव स्टेटमेंट्स बोले तो फिर सेंटीमेंट हर्ट कर देते हैं। तो सेंटीमेंट अगर हर्ट कर रहे हैं सिंपल एक्चुअली, तो क्या लाखों लोग करोड़ों लोग बोलते हैं, क्या सबका मुंह बंद कर दोगे आप। पब्लिक फिगर नहीं है ना सर। लेकिन एक बात बता रहे हैं, पब्लिक फिगर नहीं है, एक मिनट, लेकिन मैं बताओ अभी क्या पब्लिक फिगर, एक मिनट, पब्लिक फिगर जो है कितने हमारे घर के बारे में कितना कुछ बोला है, हम तो कभी ऐसा नहीं कोई बोले हैं, सुनाओ क्या। मैं पब्लिक फिगर की बात कर रहा हूँ, ओके। मतलब क्या तो वही देखो, वही बोल रहा है ना कि एक होता है कंजर्वेटिवनेस, ठीक है, एक होता है ना कि कट्टरता, ओके। अब हमारे घर में हजारों लोग क्या करोड़ों लोग क्या क्या नहीं किया है, मतलब क्या 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 नहीं किया है, ओके। वही होता है टॉलरेंस किसके पास है, समझ में आया। और वो स्टेटमेंट हम भी सुने हैं, ऐसा नहीं सुने हैं, वो स्टेटमेंट जो दिया है ना डेरोगेटरी नहीं, अगर देखेंगे वो सच्चाई है। आप सच्चाई को अगर किसी को करवा लगता है, गलत लगता है, तो क्या बोले। सिंपल सी बात है, रिलेशन को सुधारना उस देशों से, बिगाड़ना नहीं है। क्या गलत बोला उसने, बोला कि हाँ कि मोहम्मद प्रॉफिट ने 9 ईयर में शादी, 9 साल के लड़के बच्चे से शादी किया था, ऐसा से क्या वो गलत है, वो गलत है। क्या उन्हें किए हैं, क्या उन्होंने बोला कि वो जो है 10 10 12 15 शादियां की है, क्या वो गलत है, क्या उन्हें किए हैं, बताओ मुझे, क्या स्टेटमेंट गलत है, ये बोलो, सच्चा ही बोला है ना, उसमें क्या गलत लगा बताओ। बोलो, आज वो चुप हो गया, बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी शुरू किसने किया, शुरू किसने, हाँ शुरू किसने किया, हाँ अब ये बोलोगे ठीक है, अगर किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचता है तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए, बात ये है, करेक्ट है, राइट ना। हाँ, अगर किसी को अगर सच्ची बात भी करवा लगे तो वो बात नहीं बोलना चाहिए, मतलब यही है सिंपल, ओके। अगर वो बोले कि हजारों बात बोले तो हम सुन के ले, अगर वो बोले हमारे भगवान श्री राम को अगर राम करके पुकारे और क्या उसके माँ को गाली दे, यहाँ तक बोले कि भाई उनकी जो माँ है जो है वो कौशल्या थी और कहा गई थी उसके कैरेक्टर पे, हमारे भगवान पे, उनका तो प्रॉफिट था, हमारा तो भगवान है, राइट ना, उसके कैरेक्टर पे अगर सवाल उठाए तो वो सही है।
नहीं, वो सही है। तब आप कहाँ जाते हैं? तब आप जो है ना वो ऐसे जो मुस्लिम के देश है तो आप भी बोलेंगे ना कि किसी के धर्म के बारे में आप क्यों गलत बोल रहे हैं, तब आप कहाँ किधर जाते हैं? इंडिया सेक्युलर है ना सर, हम लोग तो अगर इंडिया सेकुलर है तो हम अपने देश के लिए है ना, सुनिए, इंडिया सेकुलर है तो हम अपने देश के लिए है ना, कि उस दूसरे देश के लिए है? लेकिन सर हम लोग एक किसी भी रिलीजन का स्टैंड नहीं ले सकते ना, वो तो इस्लामिक रिपब्लिक है, स्टेट फॉरवर्ड वो तो ले सकते हैं, क्या इस्लाम का स्टैंड तो ले सकते हैं वो, हम लोग किस रिलीजन का स्टैंड लेंगे बताओ। पहली बात, हमारा कंट्री क्या है? हमारा कंट्री सेक्युलर है, राइट ना? हमारा संविधान जो है, हमने पहले बोला कि एनफोर्स्ड ऑन द लैंड, नॉट बियॉन्ड द लैंड। आया समझ में? हाँ मैं ऑन दी लैंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, कर रहे हैं ना? स्टैंड हाँ, तो ये हमारे घर के हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करें, वो हम आपस में सीख लेंगे ना। अगर गलती की है पनिशमेंट मिलेगा, सिंपल। अगर लॉ को ब्रेक किया है तो हमारा संविधान है, हमारा संविधान उसको क्या सजा देगा, पनिशमेंट देगा। हु आर यू टू डिसाइड ऑल दी थिंग्स? पहला ही हमारे संविधान क्या है, हमारा कंट्री जो है इंडिपेंडेंट है हर बातों से, सॉवरेन कंट्री है। हम किसी की बात को क्यों माने? हम आपस में डिसाइड करेंगे। गलती क्या है, संविधान है, सजा मिलेगा, ओके, केस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या गलत है? अब बोलो, वो लोग कौन सा डिसाइड करने वाले कि हम गलत है या सही है? वो क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है, बांट रहा है कि सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं? तो पहले का टाइम है कि चलो कि कुछ भी गलती हो तो फतवा जारी कर दो, या क्या फरमान जारी कर दो। ये हाँ, कालिफ का टाइम है, खलीफा की जो दौर चल रहा है कि जहाँ पे जो रूलर गलत कर रहा है चलो पकड़ के तेरी ऐसी की तैसी, वो मुंह मत खुलवाओ, ठीक है? हाँ, गलती किया है, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर बोल रहा है, अगेंस्ट में बोल रहा है, और जिस लहजे में बोली है वो गलत की है, मैं खुद स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट किया। लेकिन हाँ, उसी को अगर सही शब्द में बोलते तो गलत नहीं था। वो जो बोलने का जो टोन था ना वो गलत था, ठीक है ना? एग्रेसिवनेस था। ओके, अगर वही साइलेंटली बोलते, कामली बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात जो है ना, इस मुद्दा को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। कोई मुद्दा नहीं मिलता है किसी को, आज समझ में ना? अब जो है जो पाकिस्तान को या कोई देश को जो है ना, उसको तो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है किसी को, तो क्या करेगा? बना दिया। हाँ, वही पब्लिक प्लेस पे एक मिनट, वो प्रवक्ता है, राइट ना? पब्लिक प्लेस पे है, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक याद रखना, पार्टी को रिप्रेजेंट करना और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना बहुत ही फर्क है। वो एक क्या है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, क्या है वो? बीजेपी एक पार्टी है, आई बात समझ? मतलब पार्टी मतलब इंडिविजुअल, पार्टी का मतलब ये नहीं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसकी है? मोदी सरकार की है। क्या मोदी की सरकार या कोई मिनिस्टर से ऐसा स्टेटमेंट दिया है? गवर्नमेंट ने ऐसा दिया है? तो हम कैसे बोलेंगे कि हमारे कंट्री, मैंने बोला कि द गवर्नमेंट हैज नो रिलीजन। सेकुलर मतलब क्या होता है? हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। क्या हमारे व्यक्ति का कोई धर्म नहीं है? हमारा कोई धर्म नहीं है, तो फिर तो हमारी सरकार का नहीं है ना? तो हमारी सरकार को आप कैसे घिस सकते? वो बोला क्या, स्टेटमेंट लिखा है क्या, कोई ऑफिस रिकॉर्ड करवाया है, कोई लेटर लिखा है, ऐसा कुछ बोला है? तो हम कैसे बोलेंगे उनके बारे में? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें डिबेट हो सकता है। वो अगर रिप्रेजेंट क्या है पार्टी को, पार्टी को बोल सकते हैं आपकी पार्टी ने गलत किया है, क्योंकि बनाया है स्पोक्स पर्सन, राइट ना? तो पार्टी ने उसको क्या दिया है, उसको निष्कासित किया है, सस्पेंड किया है। गवर्नमेंटली कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट क्यों? गवर्नमेंट की पार्टी नहीं है वो, गवर्नमेंट को पार्टी नहीं है ना, तो फिर अब बोलो। नहीं, आप बोले ना कि डिबेट हो जाएगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिबेट में करूंगा तो बहुत ही लंबे तक जाएगा, लेकिन मैं हर पॉइंट में बोलूंगा कि एक्चुअली हाँ वो इंडिविजुअल आएगा, ऑफ कोर्स क्या आएगा। हमारा राइट है, हमारा इंडिविजुअल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन है, हम एक्सप्रेस करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन का राइट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना? क्या हम बोलना बंद कर दें? क्या हम बोलना बंद कर दें? बताओ। मतलब हमारे भगवान शिव को, हमारे जो है ना सबको जो है आप पी के जैसे मूवी में दिखाते हो, उसके पीछे लोग भगवा देते हो, जिस तरह से चीजें एक्टिविटी करते हो, क्या वो सही है? वो आप सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप वो डेरोगेटरी नहीं है, तो फिर अब बताओ मुझे, यही बात है ना यार। एक कहावत ना है कि जो तेरा घर वो मेरा घर, और जो मेरा हो तो मेरा है ही। फरमाया मैं गलत कुछ भी नहीं, लेकिन तुम गलत गुनहगार बन गए। वाह, ऐसा नहीं चलता। सर मुसलमानों के
जो जिनके ऊपर बनते हैं ना वो फ्लॉप हो जाते हैं। इनके ऊपर बनती है मुसलमानों के भगवान होते हैं उनके ऐसा होता है ना बना ही नहीं सकते, पहली बात बना कर दिखा दो, वो भी बना कर दिखा दो, फ्लॉप हो जाती क्या? कौन सा बना है बताओ मुझे, कौन सा मूवी बना है अभी तक? कौन सी मूवी बना है? देवी देवता पे बनाई थी सर, वो वैसी थी। तो फिर हाँ अभी आयो ना, टॉलरेंस क्या है? हाँ मैं तो मान रहा हूँ, जीरो मैं क्या है। सर आप तो ऐसे कह रहे थे। एक थियोक्रेटिक कंट्री, सुनो, एक थियोक्रेटिक कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री को सिखाएगा, थियोक्रेटिक कंट्री, वाह। लेकिन हाँ अभी मजबूरी है, ये बोलो, मोदी का मजबूरी है, बहुत सारे काम करवाने हैं। हाँ तो कल से भगवान बात उसकी भाव, फिर गलत बात देखो, मैं देखो ठीक गलत है, मुझे पहनावा से कोई मतलब नहीं है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम बातों के साथ आ रहे हैं कि जब आप बात करें हर मुद्दे पे तो आप शांत रहिए। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हो या मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। कौन? नहीं, मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करता। आप जो एक्चुअली मुझे कोई पार्टी, मैं वोट ही नहीं करता हूँ सच में, कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। आई डोंट लाइक बीजेपी गवर्नमेंट। सर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या क्या ये कानून है कि वोट देना ही पड़ेगा? सर ये राइट है, कानून तो नहीं है, क्या अधिकार है? पर वोट देना अधिकार है या कानून है? वोट देना रिस्पांसिबिलिटी है सबसे पहले, जिम्मेदारी, अधिकार है ना। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन हम किसको दे? हमारे लिए ए भी खरा, सुनो एक मिनट, हमारे लिए ए, हमारे लिए बी, हमारे लिए सी, ये तीनों जो है ना वो डेंजर, हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बताओ। एक भी नहीं है ना, तो सब क्या एक ही थाली के चट्टे बटे है। नोटा पे क्या, नोटा को आपने मान्यता दिए हैं सिर्फ नाम के लिए, कोई मान्यता दिए है उसका? अगर नोटा अगर वहां पे हाई होता है तो क्या आप दोबारा वहां इलेक्शन करवाते हैं? क्यों नहीं करवाते? बात कर रहे हो, चलो यार इसमें डिस्कस नहीं करते। मतलब मैं एक वोट डालने के लिए जो है ना 10,000 खर्चा करूँ, यहाँ से जो है ना मैं बिहार जाओ, इतना खर्चा करूँ, 10-15-20,000 रुपया खर्चा करूँ उसके लिए ना। ओके चलिए, कहाँ थे, देखो कहाँ से उलझा दिया मुझे। कहाँ थे हम बात करें प्रियम्बल की, राइट। प्रियम्बल में जो है सबसे पहले पॉइंट पे पहले लाइन में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर बोलेंगे कि हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हु रोट पीपल ऑफ इंडिया। संविधान किसे बनाया है? पीपल ऑफ इंडिया ने। आई बात समझ में? हाँ देखिए 99% क्या बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि हु इज द फादर ऑफ इंडिया तो क्या बोलोगे? महात्मा गांधी। मैं बोलूंगा हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिया, क्या बोलोगे? महात्मा गांधी। नहीं ना, तो फाउंडर और फादर में फर्क है। अगर बोलेंगे फादर कौन है? अंबेडकर साहब। फाउंडर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। कौन? ठीक है। अरे क्लियरली मेंशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, राइट ना, लास्ट में लिखा है वी आर सेल्फ गिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? कौन बोला है ये सब? ये जो 389 मेंबर्स जो है उसको इलेक्ट कौन किया है? लोगों ने किया है ना, लोगों ने भेजा है ना, वो लोग प्रतिनिधि बन के गए हैं ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो हमारे बिहार पे लिखे है ना। बोलो। तो भीमराव अंबेडकर कुछ भी। ये गांव में अफवाहें फैला रहा है। हाँ अरे 389 मेंबर्स है भगवान, एक बार सब 389 मेंबर्स में 299 मेंबर्स तो थे, इतने लोग का डिस्कशन होता था, राइट ना, बहुत सारी कमेटीज बनी थी, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, एक दूसरी बात जो है ना, एक्चुअली लोअर कास्ट को अपग्रेड करने की भी जो है ना मंशा थी, राइट ना, ताकि जो है इसका एक पॉलिटिकल आइकन बने। आई बात समझ में? बहुत सारी बातें थी। उनके साथ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ?
सर उसका ही आता है सारा कुछ, संविधान में उनका तो नाम ही नहीं है। किसने बोला है, कहाँ लिखा है, बताओ मुझे। यही बात, नहीं पढ़ते हो, सुनो, नहीं पढ़ते हो, बोले सुने सुनाए बातें मत क्या करो। कहाँ पर लिखा है? सर मैंने लिखा तो लिखा भी देखा है, और अरे ये बोली बोली सुनी सुनाई बात पे मत जाया करो। वो बनाई थी मसौदा, वो कम्युनिटी बनाई थी, फिर उसका वो भी बना दिया वो अध्यक्ष। पहले बात तो 22 कमिटीज है, मोस्ट ऑफ द कमिटीज के चेयरमैन जो है जवाहरलाल नेहरू खुद है, राइट ना, और राजेंद्र प्रसाद है। ये सब सुनो इधर, 22 कमिटीज है, मोस्ट ऑफ द कमिटीज के चेयरमैन क्या है, जवाहरलाल नेहरू है, और राजेंद्र प्रसाद जो है ना वो है। आई बात समझ में? एक कमिटी बनता है ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन जो, उसमें भी क्या है 6 और मेंबर्स है, टोटल 7 मेंबर्स है। इवन ड्राफ्टिंग कमिटी का जो है ना एडवाइजर वो BN राव है, BN राव वो दी एडवाइजर। हाँ, चेयरमैन जो है उसका जो है वो भीमराव अम्बेडकर है, और उसमें 6 मेंबर्स और है, 7 मेंबर 8 मेंबर उसमें मिला हुआ है। समझ में आया? बात कर रहे सबसे हो बड़ी समिति तो यही है मसौदा ड्राफ्ट में। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे देखो, एक होता है ना कि हमें जो है कुछ चीजें सोच समझ के दिया जाता है, ओके। एक होता है कि अंदर से जो है रियलिटी, अगर रियलिटी पे जा रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ही इज द ओनली फाउंडर, ओके, या ही द ओनली क्या फादर, लेकिन हाँ कोई ना कोई आइकॉन तो बनाएंगे ना। तो रियली में ही वाज एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, ही डिजर्व्स दैट, ओके, वो डिजर्व करते थे। ही रेफर्ड मोर देन 60 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। मैं ये उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ओके। लेकिन वो डिजर्व करते थे। क्या, कहां से कहां मुद्दे को लेके जा रहा है। और फिर अगर मैं ये बोल दूंगा तो फिर बोलेंगे किसी के सेंटिमेंट को मैंने हर्ट किया हूं, ऐसा कोई बात हुई क्या? मैं रियलिटी तो बोल रहा हूँ, ही वाज नॉट द फाउंडर। कहाँ पे लिखा है बताओ, कहीं पे अगर लिखा हुआ दिखा दोगे कि ही वाज द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ऐसे पढ़ाना छोड़ दूंगा। बताओ मुझे कहीं पर लिखा हुआ दिखा दो। लेकिन लोग बोलते हैं, जिसको अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है, वो बोलते हैं सिंपल। नेता उता बोलेंगे संविधान जो है ना भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है, ऐसे बोलेंगे। हाँ क्या, फिर आई बात समझ में? क्लियरली मेंशन है प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट ना। मतलब यहाँ पे इंडियन लोगों की बात कर रहे हैं। बोला है वी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, पहला वर्ड है सवरेन, क्या, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ओके, ये वर्ड याद रखना, अरेंजमेंट याद रखना। हाँ हाँ, 100 से दे रहे, 50 से मत दे, ठीक है। 100 से दे। वो एक ये है क्या बोलते फॉर्मेट है, इसी में याद रखना है। ट्रिपल एस डी आर क्या बोले, 100 से दे। ये शब्द है, जो डिफाइन करते हैं क्या बोलते हैं। मैं लिख दिया वहां पे, क्या है बता रहा है। अगर कोई पूछेगा कि भारत कैसा देश है, क्या बोलोगे? इंडिया कैसा कंट्री है? देखो धर्मनिरपेक्ष देश। तो क्या भारत क्या है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। आई बात समझ में? आधा अधूरा पद कौन बोलता है? नेता होता है, अनपढ़ गवार, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, पढ़े लिखे हो, क्या बोलोगे? भारत कैसा देश है? हाँ, अब मालूम पड़ा मैंने क्या लिखा? अरे किसने लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, किसको? इंडिया इनटू, कौन बनाया है? लोगों ने इंडिया को क्या बनाया है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जनता बोल लिया। अब मैं जो बोल रहा सुनो। सर एक तुम इतना जंप क्यों करते हो? मैंने उस पे गया है, मैं सिर्फ वर्ड लिखा, मैंने एक्सप्लेन किया। अभी आप कराओगे सर। हाँ, तो फिर जंप क्यों कर रहे हो?
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अधूरा ज्ञान शैतान का, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। फिर भी देखो सब का मतलब क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, और रेन में तो क्या होता है, कंट्रोल। क्या आई बात समझ में? सेल्फ कंट्रोल मतलब इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, राइट ना? उसके पहले इंडिया वाज अंडर कंट्रोल ऑफ मुस्लिम शासक, राइट? मुस्लिम रूलर। आई बात समझ में? इंडिया इसलिए क्या, सबसे पहला जो भारत आजाद हुआ है तो भारत जो है सबसे पहले प्रियम्बल में पहला वर्ड ही मेंशन क्या है कि इंडिया जो है सॉवरेन है। क्या है? सॉवरेन मतलब क्या, सेल्फ कंट्रोल है, मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। क्या? फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। इन शॉर्ट वी कैन से इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। क्या? इंडिपेंडेंट कंट्री। आई बात समझ में? यस और नो? भारत क्या है, स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। क्या है? स्वतंत्र है, आजाद है, स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, किसी का अधीन नहीं है। भारत सेल्फ कंट्रोल है, इंडिपेंडेंट है। आई बात समझ में? कंट्रोल क्लियर? फ्रॉम एनीवेयर वेदर लैंड एयर और वाटर, चाहे जल हो, नभ हो और स्थल हो, हर जगह भारत क्या है, इंडिपेंडेंट है। कहाँ है? चाहे वाटर हो, चाहे वायु हो, चाहे स्थल हो, जमीन हो, हर जगह इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके समझा? यस और नो? ऑल्दो द इंडिया इज द मेंबर ऑफ द यूएन कंट्री और कॉमनवेल्थ कंट्री, इंडिया इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इंडिया बाय चॉइस can secede or can be separated from the that institution। क्लियर ना? कभी भी क्या सेपरेट हो सकता है क्योंकि हम सॉवरेन हैं। आई बात समझ में? देखा आंसर मिल रहा है, वी आर सॉवरेन इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी अदर एक्सटर्नल कंट्रोल। आई बात समझ में? तो वो कौन होता है डिसाइड करने वाले? देखो नॉट ओनली इंडिया, इवन इंडियंस आर ऑल्सो सॉवरेन। पहले क्या होता था, बॉन्डेड लेबर, किसी और के शरीर पे किसी और का अधिकार, औरत के साथ अत्याचार, राइट ना? फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, स्त्री के साथ प्रताड़ना, बहुत सारी चीजें होती थी, राइट ना? किसी के शरीर पे, किसी के आत्मा पे किसी और का कंट्रोल। यहां बोल दिया है ऑल इंडियंस आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट और फ्री फ्रॉम दी अदर्स कंट्रोल। ओके बहुत डीप में मीनिंग है, इसमें जाओगे तो डूब जाओगे, इसलिए इतना डीप में मत जाओ। खोलो मास्क। हाँ प्राचीन हिस्ट्री में आएगा ना, इतिहास में क्या? प्राचीन इतिहास और मध्य भारत इतिहास जो है ना आप लोग पढ़ना, ठीक है? हाँ हम लोग डिस्कशन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वहीं पे हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ना है नोट्स जो भी हमें इंटरेस्टिंग मतलब है, पढ़ने से मतलब है, ऐसा कुछ नहीं, सब इंटरेस्टिंग है। ठीक है आई बात समझ में? इसका मीनिंग क्या होता है? इंडिपेंडेंट। देखो ये सोशलिस्ट और सेकुलर टू ऐसे वर्ड्स है जो 42nd अमेंडमेंट में, कब? ये बाद में ऐड किया है, शुरू में ये नहीं था, ये कब ऐड किया गया है? 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, इसके पहले नहीं था। ओके इसके साथ एक और वर्ड था अलॉन्ग विथ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किया है इसमें, कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अखंडता। ये 3 वर्ड को प्रियम्बल में, ये 3 वर्ड को सेकुलर, ये लाइन में तो क्या 2 ही वर्ड और बाद में आता है वर्ड क्या? इंटीग्रिटी। ओके हाँ इंटीग्रिटी मतलब क्या? अखंडता। ओके नेक्स्ट क्या है? सेकुलर। सॉरी सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? देखो जहां पे भी प्रॉब्लम हो ना सोशलिस्ट का, सिर्फ इतना एक चीज याद रखना, सोशलिस्ट मतलब क्या कि द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन इज ओन बाय पीपल कलेक्टिवली। इन शॉर्ट द पीपल हैव द कलेक्टिव राइट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन। जो भी सरकार की संपत्ति है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पे जितने भी लोग हैं सबका कलेक्टिव राइट है।
सामूहिक अधिकार है, किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, किसी का इंडिविजुअल राइट नहीं है। आई बात समझ में? सुनो, सोशलिस्ट मतलब पीपल हैव द कलेक्टिव राइट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन, राइट ना, सिंपल। हाँ, आई बात समझ में? रोड पे जितना अधिकार, रोड क्या है? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, उसमें जितना अधिकार एक भिखारी का है, उतना मोदी का है, उतना राष्ट्रपति का है, उतना मेरा है, उतना तुम्हारा है, उसका सबका है, राइट? कलेक्टिव राइट है। हाँ, कई लोग हैं दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, उसमें जान के लगा देते हैं, नेता भी तो जाता है। तो रूल्स है ना पापा, रूल सबके लिए बराबर है ना। अगर वहां पे कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कि स्टिक एंड कैरेट, क्या होता है? कैरेट एंड स्टिक। हमें गाजर भी खिलाते हैं और हमें डंडा भी मारते हैं, राइट ना? संविधान यही है, ओके? गलत करो उसके अगेंस्ट जाओगे तो डंडे पड़ेंगे, सिंपल। ऐसा आपको बेसिक राइट दिया है, तो वही बात है। ट्रैफिक के जो नियम है ना, कानून है ना, तोड़ोगे तो मार खाओगे या पनिशमेंट दोगे। वो नेता वेता आते हैं तो अरे नेता हो या फेता हो, उसके लिए भी है, लेकिन अगर वो नहीं एप्लीकेबल है, नहीं कर रहा है, वो गलत है, सिंपल। समझ नहीं रहे हैं क्या क्या। अरे इसको ये क्या मैं समझा रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ। नेता और लॉ सबके लिए है, अब उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से पुलिस नहीं कर रहा है, वो गलती पुलिस की है, ओके? सर नेता आता है तो सड़क साफ हो जाती है और हथियार निकलता है, क्यों होता है? अरे सोशल सिक्योरिटी तो कोई चीज होती है, अगर नेता है उसको उतना थ्रेट है तो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना भी जरूरी है ना। सिक्योरिटी से लगी तो होती है, 4 गाड़ियां होती हैं। सर आप आगे करो। देखो, ये मत करो। नेता आता है, ये आता है, वो आता है, सबका राइट है, आप बन जाओ नेता, आपको ही मिलेगा, इसमें क्या है? सर हम लोग अननेसेसरी कन्वर्सेशन में कोई पड़ी है। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको स्किप करके कोशिश, मैं क्या करूँ बताओ? मैं क्या करूँ बताओ? मैं स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ये कर रहा है। अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें क्या है, लॉस तुम लोगों का है, मेरा लॉस नहीं है, ओके? नेता वो है, वो तो मालूम पड़ा सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है। और दूसरा है कि द पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सरकारों के द्वारा बनाए गए जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, वो समाज के निर्माण के लिए होना चाहिए। कौन सा वर्ड है? द पॉलिसी सोशलिस्ट का ही मीनिंग है। दूसरा मीनिंग, द पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के निर्माण के लिए नहीं, ना कि फिर पूरे समाज के निर्माण के लिए होना चाहिए। ये बात समझ में? सरकार के द्वारा बनाई गई नीति एक बार बताओ सर, सही बात का सामाजिकता, सरकार के द्वारा बनाई गई है, किसी एक इंसान के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। समाज के, हाँ ठीक है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। यहाँ पे एक्चुअली धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, लोग क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्ष। क्या करें, ठीक है, पंथ निरपेक्ष है, सेक्ट की बात करें यहाँ पे, राइट ना? सेक्ट की बात करें, पंथ निरपेक्षता की बात करें। एनीवे चलो ठीक है, आप लोग के लिए धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीन बाय दिस सेक्युलरिज्म? क्या बताओ? निरपेक्ष तो ठीक है, वो तो उसका अनुवाद हुआ, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? राइट से चलते हैं, सुनते हैं, वोट देके, उधर निरपेक्षता है। हम क्या किसी को राइट देकर के चुनते हैं तो उधर सर एक्सेप्टेंस ऑफ एनी सेक्शन ऑफ पीपल, वो तो एक्सेप्टेंस जो है वो एक तरह का हमारा क्या है, वो अलग है, वो हमारा क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। बता दो सर, आगे बता दो। देखो बहुत सारे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 99% लोग गलत बताएंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। देखो सेकुलर का मतलब, अक्सर आप देखते हो कि लीडर बोलते हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, उसको पता नहीं सेकुलर मीनिंग क्या है, राइट ना? जब पूछोगे सेकुलर तो क्या बोलेंगे कि सारे धर्म समान है। अरे दैट इज दी व्हाट फंडामेंटल राइट है, वो फ्रीडम है, ओके? सारे धर्म समान है, वो क्या है, फ्रीडम है, वो क्या फंडामेंटल राइट है, वो क्या है, एक तरह का प्रैक्टिस है। उसका मीनिंग सेकुलरिज्म नहीं होता है। यहाँ बात करें सेकुलरिज्म का, यहाँ बात करें देश की कैरेक्टर का, हमारा देश कैसा है, सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है। मतलब कि हमारे देश में जो है सारे धर्म जो है ना, उसको ऐसा नहीं होता, ओके? अब सारे धर्म इक्वल होते हैं तो फिर बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम कि भाई तुम्हारा उतना परसेंटेज लोग है तो इतना परसेंटेज इसमें ये भी होना चाहिए, इक्वालिटी लाओ फटाफट, इक्वालिटी होना चाहिए, ऐसा कोई थोड़े होता है।
हाँ? तो यहाँ बात है सेकुलर मतलब क्या है कि ध्यान देना गौर से भाई, बहुत सिंपल सी वर्ड है। द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैव नो ऑफिशियल रिलीजन। सिंपल। सरकार और सरकारी संस्थाओं का कोई धर्म नहीं है। आई बात समझ में? वही क्या है? धर्मनिरपेक्षता। आई बात समझ में? धर्म से परे है, धर्म से बाहर है, वही धर्मनिरपेक्षता। समझ में आया? The states have no religion. States means क्या? Government and governmental bodies. Clear? The states have no official religion. Simple word. भारत का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकारी संस्थाओं का कोई धर्म नहीं है। क्लियर? क्या इसका मतलब ये नहीं कि सारे धर्म इक्वल है, सारे धर्म बराबर है, या सारे धर्म को फॉलो, ये सब जो है ना वो सब क्या है? फ्रीडम है। वो क्या है? वो फ्रीडम है, वो डेमोक्रेसी है, वो फ्रीडम है। हाँ, आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम बात करें, देखो दो टाइप के सेकुलरिज्म होता है। एक होता है वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो यूएसए का है, ब्रिटेन का, राइट। एक होता है क्या? इंडियन सेकुलरिज्म। क्या फर्क है? इन वेस्टर्न सेकुलरिज्म द स्टेट्स हैव नो ऑफिशियल रिलीजन and even the states do not support or promote any religion. किसी धर्म को ना प्रमोट करता है ना ही सपोर्ट करता है। आई बात समझ में? प्रोटेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करता है, लेकिन प्रमोट और सपोर्ट नहीं करता। आई बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे? वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज द निगेटिव काइंड ऑफ द सेकुलरिज्म। देखिए इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? पॉजिटिव काइंड ऑफ सेकुलरिज्म। Indian government has no religion, but the Indian government protect, promote, respect, and support all the religions equally. ये फर्क कैसे सपोर्ट करना? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी चैरिटी है, जो ट्रस्ट है या जो भी कुछ है, संस्था है, वहां पे जो खर्च होता है उससे टैक्स नहीं लेना। टैक्स नहीं लेना मतलब क्या? एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट है। क्या है वो? फाइनेंशियल सपोर्ट है। ओके, यूएसए में ऐसा नहीं करता है, अमेरिका में ऐसा नहीं करता है कि इंडिया में टैक्स ना लेना मतलब सपोर्ट। इंडिया में अगर कोई चाहे क्या है, महावीर जयंती हो जैन धर्म का, चाहे बौद्ध जयंती हो भगवान बुद्ध का, है ना, चाहे क्या है रामनवमी हो या दिवाली हो, होली हो, चाहे ईद हो, बकराईद हो या क्रिसमस हो, राइट ना, हर फेस्टिवल्स को इक्वली प्रमोट करते हैं। प्रमोट मतलब क्या? हर जगह जितने भी है ना, किसमें क्या है कि छुट्टी देना, हॉलीडे देना, राइट ना। छुट्टी देना, छुट्टी क्यों देते हैं? ताकि कि यहाँ के लोग उसको सेलिब्रेट कर सके, राइट ना। ये एक तरह का प्रमोशन है। क्या एक तरह का प्रमोशन है? आई बात समझ में? हाँ, इधर ध्यान बता रहा हूँ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये भले ही 4-5 लाइन है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया सिमट जाएगी, लेकिन पता नहीं चलेगा, राइट ना। तो समझा करो। हाँ, फिर क्यों बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी हम नहीं बताओ। क्या है लोकतंत्र? जनता का सुना जाता है तंत्र। रोजी आ रहा है समझ में? यस सर, बोलिए। आ रहा है सर समझ में। आज बहुत मायूस हो आप। नहीं सर। अच्छा, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी को। डेमो मतलब क्या होता है? पीपल। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों का सरकार। सुनो ना, आ रहा हो। ओके, लोगों का सरकार क्या हो गया? लोकतंत्र। देखो जैसे डेमोक्रेसी है, वैसे क्या थियोक्रेसी? द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन इज कॉल्ड थियोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, द गवर्नमेंट ऑफ अ सिंगल पर्सन। ऑटोक्रेसी जैसे हिटलर, नेपोलियन, किम जोंग, ये सब क्या है? ऑटोक्रेसी है। क्या बोलते हैं? ये ऑटोक्रेटिक है। हाँ, मोनार्की, मोनार्की पता है आपको? हाँ, मोनार्की क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ अ सेम फैमिली, राइट ना। हाँ,
ओग्लोक्रेसी, रूस भी हो गया। ओग्लोक्रेसी क्या होता है? द गवर्नमेंट ऑफ द एलाइट क्लास, उच्च वर्ग के लोगों का गवर्नमेंट, राइट ना? तो कोरिया में इंडिया में होता था वाला पहले, system- ऋग्वैदिक टाइम में, सॉरी वैदिक टाइम में। हाँ, चाइना में भी आज के डेट में कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चाइना में सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। फिर भी एलीट ग्रुप ही है सर, वो मिलियनेयर बिलियनेयर ही है उस पूरी पार्टी में। हाँ तो जो भी है, लेकिन एक्चुअली क्या वो कोई भी बन सकता है ना, लेकिन वो अलग है, वो कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इज द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ सोशलिस्ट, क्लियर? Right, sir. Agreed. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डेमोक्रेसी, यहाँ पे तो देखो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ही सेड दैट द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। उनकी वहाँ- कौन बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार को हम क्या बोलते हैं? प्रजातंत्रीय या लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोगों का Sir, मतलब लिखे क्या हो? एज यू विश। Government of people. नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो सर लोगों का लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे जो है एक्चुअली क्या, गवर्नमेंट का पार्ट कोई भी बन सकता है। अगर आपको आपकी जनता ने आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको इलेक्ट किया है, आपको बनाया है रिप्रेजेंटेटिव, आप भी जा सकते हैं, क्लियर ना? यस नो? तो लोगों का, किसने आपको इलेक्ट किया है एज रिप्रेजेंटेटिव? लोगों ने। लोगों का, लोगों के द्वारा। एंड जो भी गवर्नमेंट बनाता है वो किसके लिए काम करता है? लोगों के लिए। तो लोगों के लिए, राइट ना? द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के आई बात समझ में? डेमोक्रेसी दो टाइप के होते हैं। क्या हुआ? presidential democracy. Direct to presidential form. सब कुछ direct है, indirect. वो गवर्नमेंट है। Type of government. हाँ, और Democracy democracy में। direct, मतलब यूएसए का डायरेक्ट है, देयर इज ओनली वन कंट्री जो स्विट्जरलैंड है, उसका डायरेक्ट है, बाकी सबका indirect. इनडायरेक्ट। और कौन सी कंट्री बताई थी? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। स्विट्जरलैंड बोला, स्वीडन नहीं। देखो क्या है, समझ लो। हाँ, लिख लो। रेफरेंडम सुने हो ना? रेफरेंडम ध्यान दो। अभी देखो, डेमोक्रेसी मालूम पड़ गया आपको? द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट ना? अब चीजें क्या होती है,
कि जो ये दो टाइप के है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या, वैसे डेमोक्रेसी जहां पे लोग डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं। आई बात समझ में। गवर्नेंस, गवर्नमेंट का जो काम है उसे क्या बोलते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शन को क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। आई बात समझ में। ओके, तो क्या बोलेंगे, द डेमोक्रेसी वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इन शॉर्ट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आई बात समझ में। डायरेक्टली पार्टिसिपेट कैसे करेगा, डायरेक्टली मतलब डेलिबरेटिवली, मतलब क्या, खुलेआम, ओपनली। आई बात समझ में। मतलब डायरेक्टली हम क्या आई टू आई बात करते हैं, हम लोग क्या 1 to 1 बात करते हैं गवर्नमेंट। सही बात समझ में, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, आप देखो ध्यान देना, इसको क्या बोलता है, डेलिबरेटिव मतलब ओपन। आई बात समझ में। ओके, so there is only one country which has the direct democracy, the country is स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड। क्योंकि देखो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे इस तरह की डेमोक्रेसी क्या पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि मतलब क्या, देश ही आगे नहीं बढ़ेगा, लोग जो है ना हमेशा क्या इंटरफेयर ही करेगा, राइट ना। हाँ, इसलिए क्या मोस्ट ऑफ द जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है सबके क्या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। आई बात समझ में। हाँ, स्विट्जरलैंड में क्या पॉपुलेशन कम है तो वहां पे ये पॉसिबल है। आप देखो यहाँ पे जो है कंट्रोल कैसे करता है, मतलब कि गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, इसके 4 इंस्ट्रूमेंट है। पहला है रिकॉल। रिकॉल मतलब अगर जो भी वहां पे इलेक्टेड मेंबर है या जो भी गवर्नमेंट है, जो भी ऑफिसर है, अगर सही से काम नहीं करता है तो उसको रिकॉल प्रोसीजर जो है लोग आपस में ही स्टार्ट कर सकता है रिजोल्यूशन। क्या, रिकॉल का रिजोल्यूशन तैयार करेगा, वोटिंग करेगा और वो लोग भी उसको निकाल सकता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर गलत कर रहा है, राइट ना, तो वहां के लोग जो है ना वोटिंग करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट का वोटिंग करेगा रिकॉल प्रोसीजर से और उसको निकाल सकता है। उसके पास वहां के लोगों का अधिकार है रिकॉल प्रोसीजर से। आई बात समझ में, यस और नो। तो गवर्नमेंट गवर्नेंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। आई बात, काम करोगे रहोगे, नहीं करोगे कल्टी मार। आई बात समझ में। रिकॉल प्रोसीजर चाहे कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी काम नहीं कर रहा है तो लोग खुद से इनिशिएटिव ले सकता है। इनिशिएटिव मतलब क्या, कोई भी बिल, कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी बनाना है तो लोग सरकार के ऊपर जो है तो ध्यान नहीं देगा कि कब बनाएंगे। लोग को लग रहा है लोग आपस में इनिशिएटिव कर सकता है, वोटिंग होगा, फाइनली भेजेंगे पार्लियामेंट को, बोलेगा कि हम लोगों का मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि ये लॉ बनना चाहिए, आप सिर्फ साइन करो। आई बात, इनिशिएटिव लोग भी ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं 5 साल तक ऐसे देखते रहते हैं, टकटक लगा के। तो यहाँ ऐसा हो गया, दिक्कत हो जाएगी। हाँ। चल में भी देंगे सर। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है, देखो प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को अगर किसी मुद्दा पे, किसी भी मैटर पे गवर्नमेंट को अगर वहां के पीपल के ओपिनियन को जानना होगा, उसके पास 2 ऑप्शन है, एक प्लेबिसाइट है, क्या है, रेफरेंडम है। इफ द गवर्नमेंट वांट्स to know the opinion of the people of the country, then so the government has 2 options. प्लेबिसाइट भी ओपिनियन है और रेफरेंडम भी क्या है, ओपिनियन है। लेकिन on the opinion of the plebiscite the government is not binding. okay, रेफरेंडम में क्या, गवर्नमेंट बाइंडिंग है, जो भी ओपिनियन है लोगों का वो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, बस यही फर्क। हमारा कंट्री क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारे द्वारा जो चुना गया रिप्रेजेंटेटिव है, कौन है, जिनको आपने इलेक्ट किया है एमपी और एमएलए के लिए, वो क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो हमारे द्वारा जो भी इलेक्टेड एमपी और एमएलए है, 2000 रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमारे लिए लॉ बनाता है, वो हमारे लिए पॉलिसी बनाता है। ये बात समझ में, यस और नो। सर यहाँ तो नेता ही नहीं होता। कहाँ पे नेता नहीं है, स्विट्जरलैंड होता है क्या, क्यों नहीं होता। सर बड़े बड़े होते हैं। अरे जब बात आती है ये कि इंटरनल मैटर की, आपस में देश की बात, तब ना। अब देश के बाहर पेपर डिसीजन नहीं लेता है, तब नेता है। हाँ, प्रेसिडेंट है ये तो, बस ये नहीं होंगे जो एमएलए होते हैं ऐसे। आई बात समझ में। नेक्स्ट है रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक डे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं एवरी 26 जनवरी को। बताइए क्या मीनिंग होता है।
रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो हर साल, फिर भी नहीं पता? उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो संविधान तो लागू हुआ, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, कब देखो 26 नवंबर 1924 किधर गया, बन के हो गया 26 नवंबर 24 जनवरी को हो गया था। 26 जनवरी को तो हम लोग इसलिए ना कि 26 जनवरी को क्या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम। तो 20 है तो क्या 26 जनवरी को क्या मनाना चाहिए? इंडिपेंडेंस डे। हम क्या कर रहे हैं सेलिब्रेट? रिपब्लिक डे। क्या दोनों एक ही चीज है? वो तो डेट है ना जहां जबकि संविधान लागू हुआ था, लेकिन रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स और डिवीजन ऑफ पावर और हर वो तो हायरार्किकल सिस्टम जो है, चेन सीरीज है, वो तो डेमोक्रेसी है, वो तो गवर्नमेंट है, वो तो क्या गवर्नमेंट का जो है ना एक तरीके स्ट्रक्चर है। हर स्ट्रक्चर का इक्वल पावर, मतलब अपनी अपनी खुद की तो वो तो देखो वो गवर्नमेंट, हम बात क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट हायरार्किकल होगा, गवर्नमेंट जो है वो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जो भी पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन होगा वो मशीनरी है। क्या है वो? मशीनरी है। उसमें क्या 3 पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, राइट ना? दैट इज डिफरेंट थिंग। आई एम आस्किंग हियर कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। हम बात क्या कर रहे हैं? इंडिया की बात करें। भारत को रिपब्लिक क्यों बोला गया है? बताओ, ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है? नहीं ब्रिटेन डेमोक्रेटिक नहीं है। है क्या फॉलो चाइना डेमोक्रेटिक है? चाइना डेमोक्रेटिक है? कम्युनिस्ट है, ठीक है। चाइना रिपब्लिक है? चाइना रिपब्लिक है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। उसे प्रोडक्ट लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और क्या होता है बांग्लादेश का क्या है? वो ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं, आते कोई नहीं। हमें पूरा अपने देश के बारे में जानना है। कुछ जो फेमस देश है उसके हम बात करेंगे। ये पाकिस्तान में नेबरिंग उसको देता ही नहीं तरीके से क्वेश्चन की भी नहीं, बांग्लादेश रिपब्लिक है। बांग्लादेश सेकुलर है, रिपब्लिक है? वो सेकुलर है, रिपब्लिक है? बांग्लादेश सेकुलर है। हाँ, क्या बोले तब? ये सारा सर एमयूएन से बदल रहा है। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है? जापान डेमोक्रेटिक है? यस है। जापान डेमोक्रेटिक है लेकिन वो ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक है, ओके है, डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, ओके। इसलिए दोनों का मीनिंग अलग होता है। प्रजातंत्र और गणतंत्र में फर्क है। सब लोग क्या इसको मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी एक ही चीज है, ऐसा नहीं है। समझे? इसलिए मैं एग्जांपल दिया हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि जो लोकतंत्र है वो गणतंत्र भी हो, आज जो गणतंत्र है वो लोकतंत्र भी हो। मतलब तो समझा दो। बता रहा हूँ, आ रहा हूँ पॉइंट पे। जैसे मान लो कि हमारा घर है, हमारे घर में जो है ना जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या हेड ऑफ फैमिली होता है। क्या होता है? कौन होते हैं? जिसके नाम पे सारे प्रॉपर्टी लिस्टेड होता है, राइट ना? उनके जाने के बाद किसी और को आएगा, राइट ना? वैसे ही हमारे कंट्री के जितने भी क्या है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंटल बॉडीज है या गवर्नमेंट्स है, या सबका हेड कोई तो कोई होना चाहिए ना। उसका हेड क्या है हमारे कंट्री में? इलेक्टेड है। द हेड ऑफ द, जानो ना, द हेड ऑफ द स्टेट्स मस्ट बी इलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड द रिपब्लिक। स्टेट्स मींस व्हाट? द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंटल बॉडीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट्स। आई बात समझ में? So the head of the states must be elected, that is republic. वो क्या है? हेरिडिटरी नहीं है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट वहां के क्वीन या किंग ही होते हैं, राइट ना? जापान में क्या है, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट वहां के एम्परर ही होता है, भले ही पावर ना हो, जीरो हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये हेड ऑफ द स्टेट्स है नाम के लिए, जब साइन करेगा तभी लॉ बनेगा। ये बात समझ में? क्या बोलेंगे? वो रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं। इंडिया में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट्स कौन होता है? प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट। कौन? प्रेसिडेंट। वो इलेक्टेड है,
वो एक ही क्या वंश से, एक ही फैमिली से बिलोंग नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर तो एग्जीक्यूशनर है। प्राइम मिनिस्टर इज द क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्या बोला हूं मैं, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट्स इज द प्रेसिडेंट। हाँ, और हेड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट्स, फर्क है। स्टेट्स, गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ स्टेट्स। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जो है वो क्या हो जाता है, स्टेट्स होता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है, छोटा सा है, राइट ना, आया समझ में? yes or no? तो ये मालूम पड़ गया है 5 चीजें, क्या क्या, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। देखो ये और रिपब्लिक, ये मीनिंग जो है बहुत ही डीप की मीनिंग बता दिया आप लोगों को। जितनी भी सरकारी जमीन होती है उसी पर की नाम सरकारी जमीन, सरकारी संस्था, सरकारी स्टेट का जो अगर हेड होगा, कोई ना कोई गार्डियन होगा ना, हेड होगा, कौन होगा, प्रेसिडेंट होते हैं हमेशा, याद रखना। उसी के नाम पर। हाँ, तो सब कुछ जितने भी ट्रीटी बनता है, पीस बनता है, वॉर होता है, जो भी चीजें है, सब किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। नाम जी हाँ, प्रेसिडेंट के नाम। प्रेसिडेंट का नाम मतलब क्या, रामनाथ कोविंद नहीं होगा। प्रेसिडेंट मतलब क्या, जो भी प्रेसिडेंट उस टाइम में है। ओके, आया समझ में? लॉ भी बनता है, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता तब तक लॉ नहीं बनेगा। क्लियर? पॉलिसी जब तक वो साइन नहीं तब तक पास नहीं होगा। क्लियर? हर चीज वहां से पास होगा तभी जो है आगे आता है, राइट ना? सबसे बड़ा पद है। हाँ, हमारे देश का पहला नागरिक कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और महिला प्रेसिडेंट, महिला कहाँ से आ गया, या प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है। महिला क्या क्या बोले, फर्स्ट लेडी। एक ही लेडी अभी बनी ही है, प्रतिभा देवी पाटिल। कौन? चलो आप भी समझता है तू सही से बात करके तब ना, मुंह में सुपारी रख के बात करोगे, कैसे काम चलेगा? फर्स्ट लेडी, हाँ बोला तो सर वही तो बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट लेडी होगा ही ना, फर्स्ट मेन के वाई फर्स्ट लेडी हो गए ना। जब किसी की बात को समझ जाए करो तब उस पर हंसा करो, पहले किसी को नहीं, बात सही है, लेकिन जब पूरा खुल के बात करोगे, अब कोरोना नहीं है, मास्क निकाल लो। मैंने बोला कि वो तो फर्स्ट ठीक। नागरिक हो गया। अच्छा, समझ में आया था? मैं समझ जाता हूँ उसकी बात। समझ में आया किसी को? वो कैसे समझ गया सर? मैं तो दो कोई समझ गया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, सब ऐसा नहीं हो सकता ना। सर, आप तो उससे एक सर। नहीं, लेकिन हम क्या अलग फील्ड में है ना, ऑर्डनरी मैन रहने दो। तो क्या करें, देखो इसके आगे जो है ना कुछ पॉइंट है, लेकिन क्या वो तो बहुत डीप में हो जाएगा। क्या हो रहा है, 948 हो रहा है, 948 हो रहा है। हाँ, 48 हो रहा है यार। ये तो पॉइंट हो गया है ना, आगे है। अब आगे है तो पूरा लाइन को एक्सप्लेन कर, जैसे एग्जांपल के लिए आगे अगर मैं बताऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें लिखा हुआ है, इसी में है अभी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन। हाँ, तो बिलीव, अब करने के लिए मैं सब कर दूंगा, चलो ठीक है। फेथ एंड वर्शिप, चलो बता रहा हूँ फटाफट में, वैसे बहुत सारा है। लिबर्टी मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंसी मतलब क्या, फ्री, फ्रीडम। क्या होता है, छूट, फ्रीडम, स्वतंत्रता, राइट ना। किसके लिए, थॉट के लिए। अरे गलत हो गया स्पेलिंग, क्या होता है, तो देखो थॉट का मतलब क्या होगा, यू नो कि वी आर फ्री टू थिंक एनीथिंग, राइट ना। हमारा एटीट्यूड, हमारा थॉट जो है वो किसी लेवल पे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, क्या, निगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, जो भी है, राइट ना। किसी के प्रति निगेटिव, किसी के प्रति पॉजिटिव, न्यूट्रल, जैसा जो भी थॉट है, थिंकिंग है, हम रख सकते हैं, हमें इसके लिए फ्रीडम मिला है। हमारा जो थॉट है वो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या कर सकते, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो मोड में, चाहे वो ओरली हो या रिटन हो। क्या है, लिख के हो सकता है या ओरली हो सकता है। हम अपनी बात को, अपने ग्रीवियंस को, अपने जो हमारा जो आइडिया है, हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा थॉट है, हमारा एटीट्यूड है, हमारा ग्रीवियंस है, हमारा एंगरनेस है, हमारा जो भी कुछ है, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी हैव राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो, हम लोग फ्री है।
वेदर इन रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म, राइट ना। हम लिख के कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, एडिटोरियल्स में, राइट ना। या हम लोग जो है एक्चुअली पिक्टोग्राफी, पिक्चर में कार्टून बना करके, राइट ना, ये सब क्या हम लोग प्रेजेंट कर, या पोस्टर के थ्रू। ओके, यस और नो? ओके, लेकिन याद रखना एक्सप्रेशन, या हम बोल के स्पीच देकर कर सकते हैं, या स्पीच के अलावा हम और भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि जो हमारा वीडियो है, ऑडियो है, या मोबाइल मूवी है, ये सब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात समझ में? कुछ डाउट? लेकिन याद रखना एक्सप्रेशन मस्ट बी जनरल। क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। मतलब किसी इंडिविजुअल के आप खिलाफ नहीं जा सकते। क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल, क्या जनरल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, मतलब नैतिकता होनी चाहिए, राइट ना। सोशल होना चाहिए, ओके, और पॉलिटिकल होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आपका एक्सप्रेशन इंडिविजुअल या पर्सनल नहीं होना चाहिए, ओके। अगर इंडिविजुअल और पर्सनल होगा तो आपके अगेंस्ट मानहानि का केस हो सकता है, याद रखना। मैं जब बोल दिया हूं इंडिविजुअल तो क्या हो गया? जनरली अगर मैं बोल दिया हूं कि सारे धर्म भ्रष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट ना। सारे धर्म के लोग बेकार है हम बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बोल दिया, सारे बोल दिया, जनरल बोल दिया, राइट ना। तो किसी धर्म को आप पर्टिकुलर नहीं बना सकते। मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल और पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये समझ में? हाँ, देखो इसलिए मैं बता के आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये तीनों क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तीनों क्या है? इंटरकनेक्टेड। यहाँ बात करें बिलीफ की। बिलीफ मतलब क्या? रिलीजन की। क्या बात करिए? मतलब कि इंडिया में सब लोग जो है फ्री है, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, राइट ना, उसको फॉलो कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। बात समझ में? तो हमें जैसा बिलीव रखना है हम रख सकते हैं। अगर हम बालिग हैं, अगर हम लोग तो 18 ईयर से ऊपर के उम्र के हैं, तो हमारे माँ बाप या हमारे कोई भी लोग हमें नहीं बोल सकता है कि तुम यह अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हो। हमारी मर्जी, हम जिसको भी स्वीकार करें, तो हम फ्री है। हम क्या है? फ्रीडम मिली है हमें। क्या मिला है? लिबर्टी मिली है बिलीफ की, लिबर्टी मिली है फेथ की। अगर हम हिंदू भी है तो अभी हिंदू में भी क्या है? अलग अलग फेथ है। कुछ लोग जो है तो भगवान शंकर को मानते हैं, किसी को जो है भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, राइट। तो जो भी है हमारे, कुछ लोग क्या पत्थर को पूजा करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मंदिर नहीं जाते, कुछ लोग क्या अपने दिल में ही भगवान को मानते हैं, राइट। ये हमारा फेथ है। हमारा फेथ में कैसा भी आस्था, क्या आस्था कैसे कर सकते हैं? क्लियर है ना। इसमें भी हम क्या फ्री है, जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं है कि अगर दिवाली है, दिवाली में अगर मैं क्या है दीप नहीं जलाऊं तो मुझे लोग बोलेंगे दीप जलाना पड़ेगा, ये भी जरूरी नहीं है, ओके। बात और यह है वर्शिप की, पूजा करने की, चाहे जो भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कास्ट, क्रीड, सेक्ट, सारे धर्म के लोगों को, सारे जाति के लोगों को पूजा करने का अधिकार है, राइट ना। पहले क्या था कि औरत लोग पूजा नहीं कर सकती थी पहले टाइम में, SC ST नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर SC ST को मंदिर जाने से रोकोगे ना तो आप पे केस हो सकता है, क्योंकि हम फ्री है, हम जा सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। बीइंग अ हिंदू आई कैन रीड दी नवाज, क्या नवाज, सॉरी क्या बोलते हैं, नवाज क्या बोलते हैं, नवाज ही बोलते हैं ना, नमाज, हाँ नमाज, तो नमाज पढ़ सकते हैं अगर वो मोरल है तो। मोरल मतलब क्या? हमारा नमाज पढ़ने से उस धर्म के लोगों को दिक्कत नहीं है तो हम पढ़ सकते हैं, फ्री है। आई बात समझ में? ये हो गया फटाफट में? ठीक है चलो। हाँ